हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लेके आए हैं गेम चेंजर सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। इस एपिसोड में एक एक सवाल को बड़ी बारीकी से सीखना है, पॉज कर करके देखना है और कॉन्सेप्ट को चबा लेना है बढ़िया तरीके से, क्योंकि इस तरह के सवाल नीट में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आइए सीखते हैं कुछ स्पेशल टाइप के सवाल जो एक्सपेक्टेड हैं नीट 2025 के लिए। ठीक है। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर मीटर एंड मास कितना है mkg इज रोटेटिंग अराउंड द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड टू द डिस्क सच दैट थीटा टी, मतलब जो एंगल दिया है वो टाइम के फंक्शन में दिया है 5t स्क्वायर माइनस 8t, वेयर थीटा टी इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटेटिंग डिस्क। जैसे मान लो ये डिस्क है और इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं हम, परपेंडिकुलर एक्सिस है डिस्क के प्लेन के, परपेंडिकुलर एक्सिस है जो कि सेंटर से जा रही है। तो आई जो लेंगे वो हम डिस्क का सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, वो कितना होगा mr²/2। ठीक है। देखो गिवन क्या क्या है। सबसे पहले थीटा गिवन है। थीटा कितना है 5t स्क्वायर माइनस कितना 8t। अच्छा, टाइम के फंक्शन में है और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क, और टॉर्क निकल आएगा तो पावर भी निकल आएगी। ठीक है। टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फा, पावर पूछी गई है तो आप बोलोगे पावर इक्वल टू कितना, टॉर्क इनटू कितना ओमेगा। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में पावर को लिखते हैं एफ इंटू वी, एफ डॉट वी यानी एफ वी कॉस थीटा। ऐसे ही जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तो उसमें पावर को लिखते हैं टॉर्क इंटू ओमेगा, और टॉर्क होता है बच्चों आई अल्फा, आई अल्फा इंटू कितना ओमेगा। ठीक है। अब एक तरफ तो ये लिख लिया अपन ने, दूसरी तरफ आई तो हमें पता है, आई है mr²/2। ठीक है। अल्फा निकालना है, ओमेगा निकालना है। तो थीटा कितना है, थीटा है 5t स्क्वायर माइनस कितना 8t। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे वन टाइम तो डी थीटा अपॉन डी टी, ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा, तो ओमेगा आ जाएगा 10t माइनस 8। ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टू थीटा अपॉन कितना डी टी, इसका सिमिलर वही ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन है। ठीक है। 1D मोशन में जो इक्वेशन अप्लाई करते थे v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ए इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन पोजीशन का, इसमें एंगुलर पोजीशन का डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा अल्फा। सो दैट इज अल्फा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों, तो 10 आ जाएगा। अब देखो ये तो कांस्टेंट है और हमें t इक्वल टू 2 पर हमें वैल्यू निकालना है पावर का। ठीक है। तो आई हमारे पास पता है अल्फा 10 हो गया, ओमेगा t इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू कितना 2 माइनस 8, तो 20 माइनस 8 यानी 12। ठीक है। तो आइए देखते हैं, आई हो जाएगा mr²/2, mr²/2 इंटू कितना अल्फा, अल्फा 10 हो गया, ओमेगा कितना आ जाएगा आपका 12। ठीक है। तो 2 छके 12 यानी 2 6 जा 12, कितना आ जाएगा 60 mr²। सो बच्चों आप ये देखो कि गिवन क्या क्या है, क्या फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वो किस फॉर्मूले में है, दैट्स ऑल। ठीक है। इस तरीके से हम सवालों को अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट करने का बड़ा सुंदर सा तरीका आपको बताया, समझाया, इसे सीखिए आप, बहुत कुछ मिलेगा आपको। थीटा दिया था, हमने थीटा से ओमेगा निकाला, अल्फा निकाला, क्योंकि ओमेगा निकालते, अल्फा निकालते तभी हम यहाँ तक पहुँच पाते। ठीक है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। बड़ा आसान सवाल, सिंपल सवाल। आगे अगला सवाल बच्चों क्या है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना 20 मेगा हर्ट्ज। ठीक है। ट्रेवल्स इन अ फ्री स्पेस अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है। एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द स्पेस एंड टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेव इज कितना ई वाई दिया है। ठीक है। हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चाहिए। तो अपन को पता है ई अपॉन वी इक्वल टू सी, यानी बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर ई बाई सी। ई कितना है 9.3 और सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, सो दिस इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सारे मान एम के एस में है। तो 3 त्रिको 9, 3 एकम 3, 10 की पावर -8। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, टेस्ला में आंसर आ जाएगा। और ये आंसर रहेगा अपना कितना 3.1 यानी फोर्थ आंसर। पहले का आंसर भी फोर्थ, सेकंड का आंसर भी फोर्थ। तो बड़े आसान सवाल है। ई वाई बी इक्वल टू सी, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ते हैं और सभी को ये फार्मूला पता है। तो इतने आसान टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के सवाल को पढ़ना है, क्या क्या गिवन है ये जानना है और सीखना है ना। तो सीखते रहिए बच्चों। आगे तो बच्चों अगला सवाल, द विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट
is D and next of the slit is XD if the ratio of the maximum to the minimum intensity in the interference pattern on the screen is 9:4 then find the value of x। अब देखो ये सवाल क्या है, सवाल में पहली स्लिट का विड्थ दिया है, दूसरी स्लिट का विड्थ दिया है, ठीक है, और आपको विड्थ दिया है और इंटेंसिटी का रेशियो दिया है मैक्सिमम और मिनिमम का। तो आई मैक्स अपॉन कितना आई मिन बच्चों ये होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है विड्थ ऑफ स्लिट। सो यहाँ पे A1 की जगह आप क्या लिख सकते हो D, और A2 की जगह क्या लिख सकते हो x इंटू डी, ठीक है। अब देखो अगर मान लो x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं तो x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिस्टमेटिक कैलकुलेशन करेंगे अपन। आई मैक्स अपॉन आई मिन लिखेंगे 9:4, 9:4 बराबर कितना लिखेंगे A1 को लिखेंगे कितना, इसको D लिखेंगे और ये लिखेंगे x इंटू डी अपॉन कितना D माइनस x इंटू डी A1 प्लस A2 माइनस A2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन कितना x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फाइनली अंडर रूट लेंगे हम, तो अंडर रूट लेंगे तो क्या कितना मिलेगा 3/2 बराबर कितना आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू कितना 2x प्लस 2, है ना। यानी यहाँ से देखो 3 यहाँ आएगा, ठीक है, 2x यहाँ जाएगा, तो 3x माइनस 2x x और ये 2 प्लस 3 5 x इक्वल टू 5। सो करेक्ट आंसर इज 5, ठीक है। दो सॉल्यूशन हो सकते थे, अगर x का वैल्यू हम 1 से कम लेते तो इसको 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को देख लेना है और ऑप्शंस को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है और बड़े आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। इसमें कॉन्सेप्ट क्या मिला आपको कि जो आपका एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, ठीक है, और फिर मैंने आई मैक्स और आई मिन का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लिया, ठीक है बच्चों। तो आगे की बात करते हैं अपन। अगला सवाल, द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is given by this where t is the time and beta is the 0.3 per second, the error in the measurement, maximum error हमेशा निकालते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम की बात भी करिए। अच्छा, जो स्टैंडर्ड फार्मूला आपको पता है उसके अलावा यदि कोई भी इक्वेशन दिया जाए और एरर निकालने के लिए बात करा जाए तो जिसमें एरर निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, जैसे कि एनर्जी में निकालना है तो एनर्जी को लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी लिखा गया है और फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ पर ई को लिखते हैं, ई कितना है, एरर निकालना है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसमें जैसे करते हैं वैसे करने का तरीका तो है ही, और पावर के लिए बाकी इसमें बड़े आसानी से आप काम कर सकते हो, ठीक है। क्या ई इक्वल टू कितना अल्फा की पावर 3 और ई की पावर कितना माइनस बीटा इंटू टी। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो लॉग ई बराबर कितना हो जाएगा लॉग अल्फा की पावर 3 और ई की पावर माइनस बीटा टी, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना आसान पड़ेगा। हमें मैक्सिमम एरर निकालना है तो सबसे अच्छा फंडा जो हमें नहीं पता है, जो जनरल इक्वेशन हम एरर के लिए अप्लाई करते हैं उन इक्वेशन के अलावा कोई भी नई इक्वेशन दी जाए उसमें एरर पूछा जाए तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। और लॉग ले सकते हो या फिर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से लॉग ई इक्वल टू आ गया, इसमें लिखोगे लॉग अल्फा क्यू प्लस कितना लॉग ई की पावर माइनस का बीटा इंटू टी। आपको पता है बेस ई पर है, ठीक है, इसको लिख सकते हो 3 लॉग अल्फा और इसको लिख सकते हो माइनस का, एरर में माइनस चलता नहीं है, ठीक है, अभी लिख लेते हैं फिर आगे हम प्लस कर देंगे, ठीक है, बीटा इंटू टी और लॉग ई बेस ई पर कितना वैल्यू हो जाएगा आपका लॉग ई बेस ई पर, सारे लॉग बेस ई पर हैं तो 1 आ जाएगा। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा लॉग ई, ठीक है, सभी के बेस पर क्या है ई है, ठीक है, सभी के बेस पर ई है। तो अब डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन ई इंटू कितना डी ई बाई डी टी, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा ये कितना 3 अल्फा। अब देखो यहाँ पर 3 लॉग अल्फा का लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन अल्फा
और कितना आ जाएगा डी अल्फा अपॉन कितना डी टी, फिर आ जाएगा माइनस का बीटा टी का 1, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी ई अपॉन कितना ई इक्वल टू कितना 3 डी टी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, और ये कितना आ जाएगा आपका डी अल्फा अपॉन अल्फा माइनस का बीटा इंटू डी टी आ जाएगा। इसमें डी टी नहीं है, दोनों में डी टी था, ये हमने डी टी का ओवरऑल पूरे में गुणा कर दिया, तो ये इक्वेशन फाइनल इक्वेशन रही अपने पास। अच्छा अब देखो इसमें क्या नहीं है अपने पास, ठीक है, टी नहीं है, तो हम यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे? बीटा इंटू डी टी है, ठीक है, हमें यह निकालना है। तो आइए देखते हैं, डी टी अपॉन टी इक्वल टू कितना डी टी अपॉन डी टी अपॉन टी इंटू 100, ठीक है। कितना दिया गया है? बीटा दिया है, और द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ अल्फा एंड टी, अल्फा में कितना एरर है 1.2 और टी में कितना है अल्फा एंड टी रिस्पेक्टिवली है। अल्फा में पहले तो 1.2 हो गया, ये अल्फा में है, और ये किसके लिए है आपका टी के लिए है, ठीक है, 1.6 है, तो ये दिया है 1.6%, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप यहाँ देखो, यहाँ पर माइनस है तो हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक काम और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि परसेंटेज एरर दिया गया है और परसेंटेज एरर ये हमें निकालना है, इनटू कितना कर देंगे 100, ठीक है। तो यहाँ से डी टी इंटू 100 निकाल लेंगे, तो डी टी इंटू 100 कितना आ जाएगा डी टी इंटू 100 बराबर 1.6 इंटू कितना टी, और टी का वैल्यू देख लेते हैं, 5 सेकंड पर निकालना है, तो टी बराबर 5 है, 1.6 इंटू कितना 5, 16 पंचे 80, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये परसेंटेज एरर हमें फाइंड करना था, ई में 3 इंटू डी अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू 100, अल्फ़ा में कितना दिया गया है 1.2, तो 1.2 बहुत बढ़िया, ठीक है। डी अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू 100 1.2 दिया गया है, और यहाँ से बीटा है 0.3, ठीक है। डी टी इंटू 100 कितना है आपका 8, तो ये इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 12 3 36 3.6 और 8 3 24 2.4, ठीक है। इसको फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो 6 4 10 3 2 5 और 1 6, सो मैक्सिमम एरर इन एनर्जी इज 6%। आप देखो बढ़िया सवाल था। सवाल क्या है? सवाल एकदम मज़ेदार था। ऐसा सवाल नीट में पूछे जाने की संभावना बहुत कम रहती है। एरर वाला सवाल था, इसलिए अपने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आप इसको देखो, इसमें ई जो दिया है वो ये दिया है। मैंने बोला कि जितने भी जनरल इक्वेशन हैं अपने पास, अगर उससे ज़्यादा कोई इक्वेशन पूछी जाए, उसमें एरर निकालना हो, तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है। मल्टीप्लाई डिवीजन है तो हम लॉग ले लेंगे, ठीक है, अदरवाइज हम सिंपल डिफ्रेंशिएट करके और सॉल्व कर लेंगे। तो लॉग लिया मैंने, लॉग लेने के बाद क्या किया हमने, डिफ्रेंशिएट करा, ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये अल्फ़ा की पावर 3 था, तो लॉग अल्फ़ा की मल्टीप्लाई है तो एडिशन में आ जाएंगे, लॉग अल्फ़ा क्यू लॉग ई की पावर माइनस बीटा टी, तो 3 लॉग अल्फ़ा आ जाएगा, माइनस का बीटा इंटू टी आ जाएगा, लॉग ई बेस ई पर 1 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी टी, ये डी अल्फ़ा अपॉन डी टी आ जाएगा, डी टी का मल्टीप्लाई करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ये जो गिवन था टाइम में परसेंटेज एरर, उसका यूज़ करके डी टी इंटू 100 निकालेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा, है ना बच्चों। आसान सवाल था। A massless spring gets elongation y amount x1 under the tension of 5 Newton. Its elongation is x2 under the tension of 7 Newton. For the elongation of 5x1 minus 2x2, the tension in spring will be. तो देखो कितना 5 न्यूटन पर कितना एलोंगेशन था x1, ठीक है, और 7 न्यूटन पर x2, तो जब एलोंगेशन कितना होगा 5x1 माइनस 2x2, तब टेंशन कितना होगा, ठीक है, कर लेते हैं। अब यहाँ देखो एफ इक्वल टू के एक्स मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। अगर हम मैग्नीट्यूड को लिखेंगे तो एफ इक्वल टू के एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 न्यूटन बराबर कितना के इंटू x1, तो यहाँ से x1 आ जाएगा 5/k, ठीक है। सिमिलरली 7 न्यूटन बराबर कितना के इंटू x2 लिखोगे तो x2 बराबर आ जाएगा 7/k, ठीक है। और एफ इक्वल टू के एक्स किसके लिए लगाना है, एलोंगेशन ये इतना पूरा है, ठीक है। तो के इंटू कितना 5x1 माइनस 2x2, तो x1 x2 का वैल्यू तो पुट करना है। कितना आसान सवाल था। 5 इंटू कितना x1 है 5/k माइनस कितना 2 इंटू x2 है 7/k, सो के से के यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 माइनस 14
25 minus 14, so that is 11 न्यूटन। करेक्ट आंसर इज 11 न्यूटन। कितना मक्खन सवाल, एकदम आसान सवाल बच्चों। ठीक है, आगे। वाटर फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप whose one end is closed with a valve. The reading of the pressure gauge attached to the pipe is कितना P1। प्रेशर गेज होता है आपका प्रेशर डिफरेंस, मतलब किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर है ना, उससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा देंगे तो प्रेशर गेज मिलेगा। ठीक है, तो जो प्रेशर गेज है डेल्टा पी दैट इज P1, और ये हो जाएगा PA माइनस कितना P0। ऐसे डेल्टा P2 इक्वल टू कितना P2, ये हो जाएगा PV 2 पॉइंट पर माइनस कितना P0। ठीक है, अच्छा हॉरिजॉन्टल पाइप है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं है। ठीक है, चलो अब उनको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। एक एंड बंद है और एक एंड क्लोज है, तो एक पर 0 एक पर कितना V मान लोगे, तो आप बोलोगे क्या बेटा, P1 प्लस कितना हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू कितना P2 प्लस कितना हाफ रो V2 स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल पाइप है तो रोजिएज लेंगे नहीं, बर्नौली थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया बच्चों, बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर दिया। ठीक है, और प्रेशर एनर्जी है ना पर यूनिट वॉल्यूम, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने लिया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लिया। अकॉर्डिंग टू द बर्नौली अपन को पता है कि तीनों एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हैं, इनका सम हर पॉइंट पर सेम होता है। ठीक है, बर्नौली के अकॉर्डिंग। अगर इनकम्प्रेसिबल और आइडियल फ्लूइड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये अपन को मिला बच्चों। पहला पाइप कौन सा है, क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड में वेलोसिटी कितना 0 मान लो, तो कितना आ जाएगा आपका P1 माइनस P2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस P0 कट जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कितना हाफ रो इंटू कितना V2 स्क्वायर। तो V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट P1 माइनस P2, अंडर रूट P1 माइनस P2। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, आगे। In photoelectric effect, an electromagnetic wave is incident on a metal surface and the electrons are ejected from the surface. If the work function of the metal is कितना 2.14 electron volt and its Stokes potential is 2 volt, what is the wavelength of the electromagnetic wave? ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इसका यूज कर लेंगे अपन। ठीक है, चलो इन्होंने बोला कि लाइट मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, मतलब रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पर, मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है उसका लैम्डा बताना है। ठीक है, चलो हमें आइंस्टीन की इक्वेशन पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दिया है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट है, वर्क फंक्शन कितना है 2.14 है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ m v मैक्स स्क्वायर क्या लिखते हैं आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये लिखते हैं hc अपॉन लैम्डा माइनस कितना W नॉट इज वर्क फंक्शन, सो दैट इज EV, V कितना है 2 वोल्ट, और ये आ जाएगा आपका SC अपॉन लैम्डा, इसको हम E लिख सकते हैं, SC अपॉन लैम्डा को E लिख लेंगे। ठीक है, माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, सो दैट इज E, है ना। तो ये आ जाएगा आपका E इक्वल टू कितना, एनर्जी जो इंसिडेंट एक फोटोन की जो एनर्जी है उसकी बात कर रहे हैं, वो SC अपॉन लैम्डा। आइंस्टीन की इक्वेशन से हमने इसको निकाला, कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना 2 4 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, लैम्डा निकालना हो, तो अपन को क्या पता है 1242 अपॉन कितना लैम्डा अपॉन E। ठीक है, तो लैम्डा किस में मिलेगा, नैनोमीटर में। किस में मिलेगा, नैनोमीटर में। सो बच्चों यहाँ देखो क्या गिवन था, वर्क फंक्शन गिवन था, स्टॉर्म पोटेंशियल गिवन था, आइंस्टीन का इक्वेशन लगाया, मैंने E निकाला, और E निकाल लेंगे तो रेडिएशन का वेवलेंथ मिल जाएगा अपन को। ठीक है, तो यहाँ से 1242 अपॉन कितना 4.14 करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 3 चौको 12, 3 एकम 3 एक 4, 3 चौको 12। ठीक है, 3 बार में ये डिवाइड हो रहा है, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 और आएंगे, यानी 300 नैनोमीटर। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना, आसान फार्मूला है। इसमें तो गिवन है कि 80 का जो वैल्यू है वो कितना होता है आपका। ठीक है, अगर हमने एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया, ठीक है, तो लैम्डा किस में आएगा, नैनोमीटर में आएगा, और जो 80 का वैल्यू होगा वो 1242। ठीक है, 1242 होगा। एनर्जी किस में, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लैम्डा नैनोमीटर में, तो जो 80 का वैल्यू होगा वो कितना होगा 1242। ठीक है, उसको यूज करके मैंने निकाल लिया, आंसर आ गया 300 नैनोमीटर, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे। वाटर ऑफ मास कितना एम ग्राम इज स्लोली हीटेड
टू इंक्रीज द टेम्परेचर T1 से T2 द चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी का चेंज बताना है, ठीक है। तो बड़े आराम से बता सकते हैं आप। तो आप देखो यहाँ से DS का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, फिजिक्स में ये थोड़ा सा, ठीक है, हट गया, अभी सिलेबस में नहीं है। तो DS इक्वल टू कितना है आपका, ठीक है, DS इक्वल टू DQ अपॉन कितना T, ठीक है। तो DS लिख सकते हो, DQ इक्वल टू MS/DT, ठीक है, MS/DT अपॉन कितना T। इंटीग्रेशन मारोगे तो डेल्टा S मिलेगा, चेंज इन एंट्रोपी MS तो यहाँ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, ln लॉग आएगा, ln लिख दिया तो बेस ई पर आ गया ये, और ये T2 अपॉन T1 से T2 जा रहे थे, है ना, T1 से T2, तो फाइनल लिमिट, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो 1/dt अपॉन T log T हो जाएगा, और T1 से T2 गए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, log A माइनस log B, log A अपॉन B आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा सवाल। और यहाँ S का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये आंसर आ जाएगा M इंटू कितना ln इंटू कितना T2 अपॉन T1। सो द करेक्ट आंसर इज M इंटू ln इंटू कितना T2 अपॉन T1। सो द करेक्ट आंसर इज M इंटू ln इंटू T2 अपॉन T1। बहुत आसान सवाल था। आगे, a wall having kinetic energy is projected at an angle of 60 degree from the horizontal. What will be the kinetic energy of the wall at the highest point of its flight? फ्लाइट के हाईएस्ट पॉइंट पर, मतलब मैक्सिमम हाइट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो आपको पता है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, अगर मान लो हमने यू से फेंका, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी के, तो जो टॉप पॉइंट होता है वहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है ना, तो ये यू कॉस थीटा होता है। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी बचती है, जो काइनेटिक एनर्जी बचती है, ठीक है, यानी के डैश इक्वल टू हो जाता है के कॉस स्क्वायर थीटा, के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो के डैश हो जाएगा आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा 60 है, तो काइनेटिक एनर्जी इंटू कितना कॉस स्क्वायर 60, ये आ जाएगा के कॉस 60 होता है 1/, तो स्क्वायर करोगे 1/4, के/4। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। कितना आसान सवाल, मक्खन सवाल, नीटो पूछे जाने की बेहतर अपूर्व भरपूर संभावना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर कितनी, इनिशियल का कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। थीटा किससे है, हॉरिजॉन्टल से। अब इसमें परमिबिलिटी का सवाल है, इसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सवाल है ये मैचिंग का सवाल है, मैच ऑफ द फॉलोइंग का सवाल है। परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसका डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। अलग अलग हम सबका डायमेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे ही मान लो एक का ही डायमेंशन निकालता हूँ, इसमें सबसे आसान डायमेंशन निकालना है टॉर्शनल कांस्टेंट का। टॉर्शनल कांस्टेंट देखो, ठीक है, टॉर्क इक्वल टू सी इंटू थीटा होता है, थीटा एंगल है ना, तो सी टॉर्शनल कांस्टेंट है, सी हो जाएगा आपका टॉर्क अपॉन थीटा, और टॉर्क का डायमेंशन होता है ML/T-2। कैसे आया, टॉर्क होता है F/R, F होता है ML/T-2, R का एक L और आ जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क का डायमेंशन हो जाएगा आपका F/R, F होता है ML/T-2 इंटू कितना L, तो ML/T-2 आ जाएगा। सो दैट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क। मतलब टॉर्क का टॉर्शनल कांस्टेंट को हम किससे रिलेट करेंगे, टॉर्शनल कांस्टेंट हमारा जाएगा इससे ML/T-2, मतलब फर्स्ट, ठीक है। तो ए का फर्स्ट मैचिंग है, ए का फर्स्ट, ए का नहीं, डी का फर्स्ट है, डी का फर्स्ट। देखो टॉर्शनल कांस्टेंट है डी, और डी किस पे जा रहा है बेटा, फर्स्ट पे जा रहा है। डी किससे मैच कर रहा है, डी का डायमेंशन फर्स्ट से मैच कर रहा है, ठीक है। तो डी का फर्स्ट किस में है, पहले में। सो आंसर इज फर्स्ट। अगर ऐसा नहीं हो तो अगला सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है अपने पास, अगला है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी लगा सकते हो, एफ होता है आपका QVB, तो बी बराबर हो जाएगा F/QB, F/Q इंटू बी, ठीक है। तो एफ होता है ML/T-2 अपॉन कितना ए, क्यू बराबर IT होता है AT इंटू कितना LT-1, ठीक है। तो अब देखो L से L गया, L से L गया, ये ऊपर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। MT-1 और A-1, इधर देखो यहाँ पे ML/T-2 AT, और ये कितना है आपका LT-1, L से L गया,
इसने इसको मार दिया, यहाँ पर टी प्लस है, यहाँ पर टी माइनस है, ठीक है। तो ये -2 बचा बेटा, ठीक है, -2 बचा मेरे लाल, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका m और t-2 a-1, m t-2 a-1, m t-2 a-1, ठीक है, ये वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड किससे मैच करेगा? सेकंड से। बी किससे मैच करेगा? सेकंड से। बी सेकंड से मैच किस में कर रहा है देख लो, बी सेकंड से मैच कर रहा है इसमें, ये वाला देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी डायमेंशन निकाल सकते हैं। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कितना है? फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैचिंग वाला सवाल था, ठीक है। कोई एक आसान सा फॉर्मूला पकड़ो और लगभग मोस्ट प्रोबेबली सवाल वहीं से सॉल्व हो जाता है। मैचिंग वाला बहुत आसान सवाल होता है, तो वो ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होती है। टॉर्शनल कांस्टेंट का हमने डायमेंशन निकाला, किसके बराबर होगा? टॉर्क के बराबर होगा, और टॉर्क होता है ml2 t-2। इससे सवाल हो गया था, मतलब जो डी वाला है वो फर्स्ट से मैच कर रहा है। और आप देखो डी वाले को देखो, फर्स्ट सिर्फ किस में है? फर्स्ट ऑप्शन में है, और किसी में नहीं है। इसमें थर्ड है, इसमें सेकंड है, इसमें फोर्थ है, इसमें फर्स्ट है। सो पहली बार में ही आंसर आपका आ जाता, ठीक है बच्चों। अगर नहीं मिला तो दूसरा कोई उससे सरल ले लो, ठीक है, उससे और एक स्टेप आगे वाला ले लो, ठीक है। तो दूसरे से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरे से मैंने मैग्नेटिक फील्ड उठाया, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन m t-2 a-1 आया, तो m t-2 a-1 ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी में, बी किससे मैच कर रहा है? सेकंड से। तो आप देखो बी वाला सेकंड से मैच किस में कर रहा है? फर्स्ट में कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। आगे, गैल्वेमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस कितना? 30 ओम एंड 20 मिली एम्पियर ऑफ द करंट ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इफ अ मैक्सिमम करंट ऑफ 3 एम्पियर इज टू बी मेजर्ड यूजिंग द गैल्वेमीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द सन टू बी एडेड, है ना, सन का रेजिस्टेंस, ठीक है, कितना? 30/x। तो हमें x बताना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप देखो इसमें गैल्वेमीटर को अगर हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेमीटर के पैरेलल में एक संट जोड़ते हैं, संट जोड़ते हैं, है ना। तो यहाँ से जो करंट आ रहा होता है y होता है, इसमें जा रहा होता है Ig होता है, इसमें कितना गया? I माइनस Ig गया, ठीक है ना, और यहाँ से I निकल गया। सो दैट कॉम्बिनेशन सेट टू बी एमीटर। अच्छा, इसमें S का वैल्यू सभी को पता है, ये होता है Ig इंटू कितना? G। G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेमीटर, और I माइनस Ig, I माइनस Ig। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? Ig कितना है? 20 मिली एम्पियर, 20 इंटू कितना? 10 की पावर कितना? -3, ठीक है। और G कितना है? गैल्वेमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस कितना? 30 ओम एंड नीड 20 मिली एम्पियर ऑफ द करंट ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब गैल्वेमीटर से जो करंट जा रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर, वो कितना जा रहा है? 20 मिली एम्पियर, उसी को हम Ig बोलेंगे। तो Ig का वैल्यू इतना हो गया, और G का वैल्यू है 30 ओम, ठीक है। और I माइनस Ig, I कितना है बेटा? I है 3 एम्पियर, है ना। 3 एम्पियर को मेजर करना है, तब हमने संट का यूज़ किया। 3 माइनस कितना? Ig है 20 इंटू कितना? 10 की पावर -3, है ना। तो Ig इंटू जी अपॉन I माइनस Ig, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 20 इंटू कितना? 10 की पावर -3 इंटू कितना? 30 अपॉन कितना आ जाएगा आपका? ये 1000 नीचे जाएगा तो 3000 माइनस 20, है ना। तो 2980, 2980 आ जाएगा ये, ठीक है, 2980। और ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, देखो यहाँ ये कितना है? 20 अपॉन कितना? 1000 हो जाएगा, तो 1000 ऊपर जाएगा बेटा, है ना, इंटू कितना? 1000। तो इस 1000 से ये मर जाएगा, ठीक है। और 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 2 चौको 8, 2 ने 18, तो हो जाएगा 30 बटे कितना? 149। और इसको क्या लिखा है इन्होंने? 30 बटे x। तो x का वैल्यू जाहिर सी बात है कितना आ गया? 149। x का वैल्यू बच्चों आ गया 149। तो बच्चों कितना आसान सवाल था, है ना। सीधा सीधा संट का फॉर्मूला लगाना था और सॉल्व कर लेना था। बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, मक्खन कैलकुलेशन है, आसान सा सवाल था। इस तरह के सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, इसमें क्या पूछा गया है? वर्क डन पूछा गया है। पीवी साइकिल है, पीवी ग्राफ है, और पीवी ग्राफ में हमें क्या? वर्क डन चाहिए, ठीक है। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, है ना। इसमें क्या हमें वर्क डन चाहिए? तो आप देखो इसमें तो वर्क डन 0 हो गया, डेल्टा डब्लू 0, क्योंकि आइसो कोरिक प्रोसेस है। ए से बी डब्लू होगा, ए से बी डेल्टा डब्लू कितना होगा? ए से बी प्रेशर कांस्टेंट है, तो पी डेल्टा वी लगा देंगे, पी नॉट इंटू कितना? 3v माइनस 2v, तो वी नॉट। सी से डी, यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, डेल्टा डब्लू सी से डी, सी से डी कंप्रेशन हो रहा है 3v से वी नॉट हो गया, तो कंप्रेशन माइनस आएगा, और प्रेशर है 2p नॉट, और चेंज कितना हो गया? 3v नॉट, यहाँ वी नॉट तो 2v नॉट, और यहाँ चेंज कितना हुआ था? वी नॉट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2v नॉट। सो जो डेल्टा डब्लू ए बी सी डी
कितना, इसका तो जीरो हो गया, इन दोनों का ऐड कर दो तो -4 P0 V0 प्लस P0 V0। सो यहाँ पे आंसर आ गया माइनस का 3 P0 V0। क्या बच्चों बात समझ में आई? बहुत आसान सवाल था। माइनस का 3 P0 V0 इज द वर्क डन इन द प्रोसेस। अब आगे, व्हाट इज द करंट थ्रू द बैटरी इन द सर्किट शोन बिलो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर दोनों ही डायोड फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, ये भी फॉरवर्ड बायस है और ये भी कैसा है, फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। तो अब देखो ये 20 और 20 दोनों पैरेलल में, तो 20 और 20 मिला के 10 हो गया, है ना। तो आई यहाँ से जो गया, आई बराबर हो जाएगा 5/10 यानी 0.5 एम्पियर। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, 0.5, थर्ड आंसर। इसके बाद बच्चों अगला सवाल, अगला सवाल है, इफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन 9 टाइम्स क्लोजर टू द अर्थ देन द मून, what is the time period of the rotation of the satellite given rotational time period of the moon is 27 days and gravitational attraction between the satellite and the moon is neglected। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि सैटेलाइट जब रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो उसके लिए टाइम पीरियड और डिस्टेंस में जो रिलेशन है वो T² डायरेक्टली इक्वल टू R3, ठीक है। R इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, और जब इलेप्टिकल पाथ होता है तो हम सेमी मेजर एक्सेस लेते हैं, लेकिन रिलेशन कुछ इस तरीके से ही आता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3/2 अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हो T1 अपॉन कितना, T2 इक्वल टू कितना, R1 अपॉन R2 की पावर कितना 3/2। 1 को क्या मान लो, मून मान लो, और 2 को सेटेलाइट। 1 मून के लिए हम यूज कर रहे हैं और 2 सेटेलाइट। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अलग उल्टा सीधा हो जाता है ना, और दोनों आंसर प्रेजेंट रहते हैं ऑप्शंस में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। सेटेलाइट के लिए 2 यूज करा और 1 के लिए, मून के लिए 1 यूज करा। तो मून के लिए कितना है, 27 डेज है, और इसका निकालना है टाइम पीरियड सेटेलाइट का। मून का रेडियस कितना है, R मान लो, और ये क्लोजर है ना। इसमें एक सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, 9 टाइम्स क्लोजर द अर्थ देन द मून, है ना, मतलब ये R/9 हो जाएगा। क्लोजर है ना, दूर होता तो 9R हो जाता, इसकी पावर 3/2 तो जाएगा 9 की पावर 3/2 यानी, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 9 की पावर हाफ की पावर 3, यानी इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 यानी 27, है ना। तो यहाँ से 27 से 27 गया और हम T2 निकालेंगे इस इक्वेशन से, और T2 क्या मिलेगा, 1 डे, एक दिन। सेटेलाइट का जो टाइम पीरियड होगा रिवॉल्यूशन का वो कितना होगा, एक दिन। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। अगला सवाल, अगला सवाल है, 2 चार्जेज, ठीक है, -4 म्यूसी एंड 4 म्यूसी प्लस 4 म्यूसी, मतलब एक माइनस है और एक प्लस है ना, जो कि रखे हुए हैं -9,0,0 और +9,0,0 सेंटीमीटर में है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ना, द वर्क डन ऑन द डाइपोल इन रोटेटिंग फ्रॉम द इक्विलिब्रियम थ्रू 180 डिग्री। देखो इसमें इक्विलिब्रियम बोला, अगर कुछ नहीं बोला तो हम स्टेबल मानेंगे, स्टेबल पर 0 एंगल होता है, ठीक है। तो आप देखो ये इस तरीके से रखे हुए हैं, ये आपका ओरिजिन है 0,0,0 और ये -9,0,0 डिस्टेंस सेंटीमीटर में, ये आपका +9, ये माइनस का 4 क्यू है, 4 इंटू म्यूसी, 4 म्यूसी, ये प्लस का 4 म्यूसी है, और ये रखा है आपका कितना, प्लस का 9,0,0 है ना। तो अब ये देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9 ये और 9 ये, 18 सेंटीमीटर, ठीक है, 18 सेंटीमीटर। सो दैट इज L, और P होता है आपका कितना, Q इंटू L। सो अगर θ1 कितना है आपका 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी U1 कितना आ जाएगा आपका, माइनस का कितना P cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और θ2 इक्वल टू कितना है, 180 घुमाया, θ2 180 डिग्री है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी 2 यानी U2 बराबर रहेगा कितना, प्लस का P cos 180 -1 होता है, ठीक है, -1 प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा U हो जाएगा आपका कितना, U2 माइनस U1, और यही डेल्टा W के बराबर आ जाएगा। सो दैट इज 2P। 2P कितना है आपका, P है Q इंटू L, Q इंटू L इंटू कितना, ये यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू Q, Q कितना है आपका, Q है 4 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, माइक्रो है ना। L कितना है, L है बेटा 18,
18, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस का 2 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 2 क्यू रख दिया, एल रख दिया, 2 पी ई, पी हो गया क्यू एल, है ना, वैल्यू पुट कर दी। ई कितना है, 10 की पावर माइनस का 4 या प्लस का 4, 10 की पावर प्लस 4, 10 की पावर प्लस 4। सो आप एक बार देख सकते हो बच्चों, ठीक है, मैंने क्या काम करा, पोटेंशियल एनर्जी 1 निकाला, 2 निकाला, थीटा 1 इक्वल टू 0, थीटा 2 इक्वल टू 180, तो डेल्टा यू 2 पी के बराबर हो गया, यही डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा, और हमें वर्क ही तो निकालना था, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना, 2 इंटू क्यू इंटू एल, एल का वैल्यू रख दिया, ठीक है, 10 की माइनस 6, और ये 18 इंटू 10 की माइनस 2, एक क्यू है और एक एल है, और 10 की और 4, इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 इंटू 18 144, 144, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस का 4, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 14.4 इंटू 10 की माइनस 3, तो मिली लिख सकते हैं, मिली जूल। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, और फर्स्ट कितना 14.4 मिली जूल। तो बहुत आसान सा सवाल, ठीक है, कोऑर्डिनेट का ध्यान देना था, लेंथ जो निकाला डाइपोल का उसका ध्यान देना था, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना था, इस पर बेस्ड सवाल था। आगे, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन, ठीक है। असर्शन क्या था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर ए फॉर न्यूक्लियाई विद द मास नंबर बिटवीन 30 एंड 170, बिल्कुल सही बात है। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है मास नंबर के साथ, उसमें ये लगभग पैरेलल लाइन आती है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। न्यूक्लियर फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स, ये गलत है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। न्यूक्लियर फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं होता, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इसके बाद आ गया टू चार्जेज 7 माइक्रोकूलम एंड माइनस 4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड -7 एंड +7, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, और एप्सिलॉन नॉट दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो एक रखा, ये ओरिजिन है आपका 0,0,0, एक चार्ज यहाँ रखा है, कितना है आपका 7 म्यूसी, है ना, इसको Q1 लिख सकते हैं हम, और ये रखा है आपका -7, है ना, -7,0,0, और दूसरा चार्ज रखा है -4 म्यूसी, -4 म्यूसी, इसको Q2 लिख लो, और ये रखा है +7,0,0, ठीक है। सो दैट इज डिस्टेंस आर, आर आ जाएगा कितना, ये सेंटीमीटर में क्या, हाँ 7 सेंटीमीटर है, तो 7 ये और 7 ये 14 सेंटीमीटर हो गया। ये होता है कितना, के Q1 Q2 अपॉन आर, 2.4 से जो बना सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, के Q1 Q2 बाई आर, के होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 है 7 इंटू 10 की पावर -6, और ये आपका -4 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम में, अपॉन कितना आर, आर कितना 14 इंटू कितना 10 की पावर -2, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 7 चौको 28, 14 दूनी 28, 2 आ जाएगा, और 9 दूनी 18, ठीक है, 18, 6 6 12, और 9 2 11, 1, तो 1.8, माइनस का 1.8 जूल, माइनस का 1.8, ठीक है। कैसे करा, 7 चौको 28, 14 दूनी 28, 2 आ गया, ठीक है, 6 6 12, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 9 2 11, एक पावर बची माइनस की, 18 आ रहा था, 9 दूनी 18, तो एक पावर माइनस की, उसे खत्म किया तो 1.8, पॉइंट यहाँ खिसक गया, ठीक है। कौन के मिरर, मिरर की फोकल लेंथ एफ है, ठीक है, पानी में डुबो दिया है, लिक्विड में डुबो दिया, रिफ्रैक्टिवनेस म्यू था, और नई फोकल लेंथ बताना है, कोई दिक्कत वाली बात है। फोकल लेंथ मिरर की मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, मिरर की फोकल लेंथ मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, लेंस की करती है, ठीक है। सो फोकल लेंथ रिमेन सेम जब मिरर को हम पानी में या किसी लिक्विड में डुबो देंगे। द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग अलोंग, ठीक है, स्ट्रिंग इज दिस, ठीक है, वेयर एक्स इज द मीन mm और t इज द सेकंड, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है। अच्छा, जब के में -3 दिया जाए और जो है इक्वेशन में mm हो, ठीक है, तो -3 को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, और v होता है आपका ओमेगा बाई के, क्या बोला मैंने,
जब एमएम में दिया जाए उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 10⁻+3 कर दोगे, है ना। के की जो वैल्यू होगी उसमें 10⁻+3 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि के होता है 2π/λ, है ना, पर मीटर होता है, ठीक है। तो वो कन्वर्जन जब हम करेंगे, जब ये एमएम में एक क्वेश्चन दी है, ठीक है, और के को एमकेएस में लाना है, तो हम जो भी अगर सेंटीमीटर में होती तो 10⁻⁻2 का, सॉरी सेंटीमीटर में होती तो 10⁻+2 का मल्टीप्लाई करते के की वैल्यू में। के क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट, जो हमारी इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन वेव की, y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, तो एक्स का कॉफिशिएंट के होता है, टी का कॉफिशिएंट ओमेगा होता है बेटा, है ना। तो यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट 20 × 10⁻³ है, ये एमएम में है, ठीक है, ये किसमें, एमएम में है, ठीक है। तो के का अगर एमकेएस में निकालेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो बेटा के हो गया 20, ठीक है, और ओमेगा, ओमेगा कितना है 600, तो 0 से 0 गया, 30 आ गया। अब ये वेव कहाँ जा रही होगी, ठीक है, ये वेव वेलोसिटी होगी 30, मैग्नीट्यूड 30 होगा, प्लस आ जाए तो माइनस में जाती है ना, यानी -30। थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा आपका, -30। ये तो स्पीड आ गई, है ना, v बराबर ओमेगा बाई के, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस में जाती, तो प्लस आंसर आता, लेकिन ये प्लस है बीच में, ओमेगा टी प्लस के एक्स है, तो कहाँ जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। ये रूल आपको याद रखना है, बहुत आसान सवाल आते हैं वेव के। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास प्रिज्म इज √3, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मिनिमम डेविएशन की बात करिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करिए, तो हम कहीं ना कहीं इस पर जाएंगे, म्यू बराबर कितना, साइन डेल्टा एम प्लस कितना a/2 प्रिज्म के लिए अपॉन कितना, साइन a/2। सभी को ये फार्मूला पता रहता है, कोई भी किसी भी कंपटीशन की, जेई की या फिर नेट की तैयारी कर रहा हो उसे ये फार्मूला पता रहता है प्रिज्म के लिए, ठीक है। मिनिमम डेविएशन है डेल्टा एम, तो म्यू कितना दिया है, √3 दिया है, ठीक है, साइन डेल्टा एम बराबर दिया ए, तो आ जाएगा a + a 2a/2, तो ये आ जाएगा, डेल्टा एम है a + a 2a/2 ये आ जाएगा, तो अपन कितना, साइन a/2, इसको लिख देंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन a/2 इंटू कितना, कॉस a/2, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन a/2, साइन a/2 से साइन a/2 गया तो आ जाएगा कॉस a/2, यहाँ से सॉल्व करेंगे, कॉस a/2 बराबर आ जाएगा √3/2, यानी a/2 बराबर जाएगा कितना, 30 डिग्री। कॉस थीटा कब √3/2 होता है बच्चों, आप देखो इसको, इसमें म्यू बराबर इतना था, साइन डेल्टा एम प्लस a/2, डेल्टा एम का मिनिमम डेविएशन जो था वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर था, एंगल ऑफ प्रिज्म को क्या माना, ए माना, ठीक है, तो 2a/2 यानी ए आ जाएगा, साइन ए ऊपर साइन a/2 नीचे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, साइन a/2 से साइन a/2 गया, √3/2 इक्वल टू कॉस a/2 आ गया, कॉस थीटा, है ना, √3/2 कब होता है, थीटा बराबर 30 पर, है ना, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। करेक्ट आंसर इज थर्ड। अब देखो, अब बेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस इतना है 2.5 माइक्रोफैराड, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज कितना 1, ठीक है ना। इट प्रोड्यूस एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट कितना 0.25 मिली एम्पियर, डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमें क्या पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज बताना है टाइम के साथ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए Q बराबर CV लिखोगे, है ना, dQ/dt, जैसा कि हम जानते हैं करंट होता है C × dV/dt हो जाएगा, है ना, और dV/dt हमें निकालना है, हमें ये दिया है, कितना दिया है, 0.25 मिली एम्पियर, और C कितना दिया है, 2.5 माइक्रो फैराड, ठीक है, तो 0.25 इंटू कितना 10⁻³ इक्वल टू कितना 2.5 इंटू 10⁻³ कितना -6 इंटू कितना dV/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, तो dV/dt Q बराबर CV से आ गया। डिस्प्लेसमेंट करंट सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो अभी देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के का ये दूसरा सवाल है ना, आप देखो इसमें तीसरा सवाल है, बल्कि एक था आपका E/V बराबर C, फिर दूसरा वेव वाला सवाल आया वेव इक्वेशन का, और तीसरा सवाल ये है, ठीक है। तो एक ही टाइप के सवाल बनते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वेव, है ना, इक्वेशन वाइज सवाल सेम तरह के बनते हैं। तो यहाँ से देखो dV/dt आ जाएगा आपका कितना 0.25 इंटू 10⁻³ कितना -3 अपॉन कितना 2.5 इंटू 10⁻³ कितना -6, ठीक है।
सो यहाँ से आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। ये देखो, ये पॉइंट हटाओ तो 10 का कितना माइनस का 1 और आ जाएगा, ठीक है। -1 -4 हो गया तो +2 बचेगा, ठीक है। +2 बचेगा मतलब 100। सो यहाँ आ जाएगा 100, ठीक है। आंसर आ गया आपका। इसके बाद यहाँ एयर बबल ऑफ रेडियस कितना 1 mm इज ऑब्जर्व्ड एट अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड हैविंग सरफेस टेंशन 0.095 एंड द डेंसिटी कितना 10⁻³ पानी के बराबर है। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इक्वल टू क्या होता है आपका, एयर बबल है तो 2s/r या 2t/r, असो बबल होता तो कितना 4t/r लिखते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पर P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, P इनसाइड P आउटसाइड कितना हो जाएगा आपका P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस कितना ρgh है ना, डेप्थ पे ना, इक्वल टू कितना 2t/r। तो P इनसाइड माइनस का P0, P इनसाइड डिफरेंस किसका चाहिए था, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर इनसाइड एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, हो जाएगा ρgh प्लस कितना 2t/r। रो 1000 हो गया, g 10 हो गया, h कितना है आपका 20 इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 2, तो ये जीरो खत्म हो गया, ठीक है। 2000 प्लस 2t/r, 2 इंटू कितना 0.095 r कितना है बच्चों, r है 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला गया और ये गया, 3 1 2 3 और ये 3 पावर 10⁻³ यहाँ आएगा और 10⁻³ ये है तो गया, और इसको सॉल्व कर दो, 5 10 2 18 19 195, ठीक है। तो 2000 तो ये आ गया और ये आ गया 195 और ये आ गया 2000, ठीक है। कैसे आ गया 2 इंटू 1000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका P इनसाइड माइनस कितना P0 इक्वल टू कितना 2000 प्लस कितना 195 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो 2195 2195, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एम केस में आ गया 2195, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आप देखो P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हमें कॉन्सेप्ट लगाना था वो ये है, ठीक है, कि अगर हम किसी भी डेप्थ पर, है ना, झील में या फिर टैंक में किसी डेप्थ पर एयर बबल है, उसके लिए बात कर रहे हैं, तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इक्वल टू 2t/r। तो P आउटसाइड कितना होगा आपका बाहर P0 प्लस ρgh, क्योंकि h डेप्थ की बात हो रही थी, तो P0 सरफेस पे था, h डेप्थ नीचे गए तो कितना हो जाएगा आपका प्लस ρgh और आ जाएगा। तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इक्वल टू 2t/r। P इनसाइड माइनस P0 हमें चाहिए था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो आपका P इनसाइड है एयर के जो एयर बबल है उसके अंदर जो प्रेशर है उसका डिफरेंस चाहिए था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, तो हमने ये निकाला, तो ρgh प्लस 2t/r कैलकुलेट करा, आंसर आपके सामने, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल, ठीक है, कहीं कोई मुश्किल एक भी सवाल नहीं लगा अभी तक। इन अ सीरीज LCR सर्किट रजिस्टर ऑफ कितना 300 ओम, कैपेसिटर ऑफ कितना 25 नैनो फेराड एंड इंडक्टर ऑफ 100 मिली हेनरी आर यूज्ड फॉर मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, है ना। मैक्सिमम करंट कहाँ होता है बच्चों, रेजोनेंस पर, और रेजोनेंस पर हम लगाते हैं 1/√LC, ओमेगा बराबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी लगाते हैं एट रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम, करंट इज मैक्सिमम, हम लगाते हैं ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। सो 1/√L, L कितना है आपका 100 मिली हेनरी, 100 इंटू 10 की पावर -3, पावर का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। C कितना है 25 नैनो फेराड, 25 इंटू कितना 10 की पावर -9। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, 3 और 9 12 माइनस का, ठीक है, रूट लोगे तो 6 ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर 6, और 100 का रूट 10 और ये 25 का रूट 5, तो 5 इंटू 10 की पावर 4 हमें कॉमन लेना है, तो इसको लिख सकते हो 100 इंटू कितना 10 की पावर 4 अपॉन कितना 50, 50 दूनी 100, तो 2 इंटू कितना 10 की पावर 4, 2 इंटू 10 की पावर 4, सो आंसर इज 2, है ना, यहाँ पर 2 आएगा। क्या बच्चों बात समझ में आई, बड़े आसान सवाल। रेजोनेंस पर करंट मैक्सिमम होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की कंडीशन लगा दिए, क्या कंडीशन है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC बच्चों, ठीक है। तो आप देखो इतने सारे सवाल करे, कहीं कोई मुश्किल सवाल लगा, तो ऐसे ही सिमिलर रिफ्लेक्शन आपको नीट 2
2025 में मिलेगा, है ना। इसी तरह के सवाल, छोटे छोटे सवाल, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एस ऑन द फिगर, ठीक है। चार्ज बताना है तो आपको बताया स्टडी स्टेट पर इसमें करंट 0 होगा, आई 0, है ना, आई 0 होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें आई 0 तो जो इस पर वोल्टेज है वही इस पर वोल्टेज आ जाएगा, इस पर वी है, V1 है तो इस पर भी V1 आ जाएगा, और Q इक्वल टू CV1 लगा देंगे, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है, करंट ऐसे जाएगा आई और ऐसे निकल देगा, ठीक है। इसमें भी आई जाएगा और इसमें भी आई जाएगा, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई कॉन्स्टेंट है सीरीज में, तो V डायरेक्टली इक्वल टू आर, यानी V1 आ जाएगा आपका R1 अपॉन कितना R1 प्लस R2 इंटू वी टोटल, कितना आ जाएगा R1 है 10 बटे कितना 15 और 10 25 इंटू कितना वी कितना 5 है, 5 25 और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा बच्चों 2 वोल्ट, है ना। अब ये 2 वोल्ट आ गया, 2 वोल्ट इस पे तो 2 वोल्ट इस पे, 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, उस पर कितना V2 हो जाएगा आपका 3 वोल्ट, क्योंकि टोटल 5 वोल्ट है। तो हमें इस पर चार्ज निकालना था, इसके लिए लगा देंगे Q बराबर कितना CV1, C कितना है 8 इंटू कितना 2 16 माइक्रोफैरड, माइक्रो कूलम, 16 माइक्रो कूलम, ठीक है 16। सो करेक्ट आंसर इज 16। क्या बच्चों बात समझ में आ रही, कितना आसान सवाल, कई बार हम लोगों ने डिस्कस करा होगा, सभी लोग डिस्कस करते हैं इस तरह के सवाल, ठीक है। आगे तो बच्चों गेम चेंजर सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट था, जो आपने बहुत आसानी से समझा और सीखा, बहुत कुछ सीखा, ठीक है। और जब भी आपको, है ना, इस तरह के सवाल सीखने का मौका मिले आप सीखते रहिए, और छोटे छोटे सवाल, लॉजिकल सवाल, बड़े सुंदर सवाल थे, मक्खन मलाई टाइप कैलकुलेशन था, बहुत ज़्यादा लेंदी सवाल नहीं थे, आसान सवाल थे, ठीक है। तो नीट 2025 में भी आपको इसी तरह के सवाल देखने को मिलेंगे, एक्सपेक्ट सवाल थे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए आकाश इंस्टीट्यूट राजस्थान के साथ। ओके, थैंक यू।